हे गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। और फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो क्लास 9 के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो यानी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में सिंप्लीफाइड वे में हमने एक्सक्लूसिव सेशंस लेकर उन सभी चैप्टर्स को पढ़ा है, समझा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उन वीडियोस को भी देख सकें और आने वाले जितने भी अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 9 के, उन सभी वीडियोस को आप देख सकें जब भी वो अपलोड हो। आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम यूक्लिड्स डेफिनेशन एंड एग्जाम्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में एग्जाम्स और डेफिनेशन पर जाने से पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दो फोटोज दिख रही है। ये दो फोटोज दो मैथमेटिशियंस की है, जिनमें से फर्स्ट फोटो है मैथमेटिशियन थेल्स की और सेकंड फोटो है मैथमेटिशियन यूक्लिड की। अब आप सोच रहे होंगे यूक्लिड तो समझ में आ गया कि यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड के बारे में हमें जानना है, लेकिन हु इज मैथमेटिशियन थेल्स? थेल्स का यहाँ पे क्या कनेक्शन है? तो थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं अपन। पुराने ज़माने में जब हमारे पास डैम्स नहीं होते थे नदियों के पास में, या एक प्रॉपर इंजीनियर्स नहीं होते थे, हमारे पास प्रॉपर कोर्स नहीं होता था इंजीनियरिंग का, उस टाइम भी हमारे मोहनजोदाड़ो जैसी जो सिटीज़ थी, जो राज्य थे हमारे, या जो रिवर नाइल है जो हमारे वर्ल्ड में सबसे लंबी रिवर है, उसके आसपास के जो गांव है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे जिसकी वजह से जो रिवर नाइल का पानी है वो अगर ओवरफ्लो हो तो एक प्रॉपर वे में अंडरग्राउंड वाटर की तरफ जाए, ना कि गाँवों में जाकर उनको नुकसान पहुंचाए। इसी तरीके से सेम स्ट्रक्चर था मोहनजोदाड़ो सिटी या जो राज्य हम कहते हैं उसका। उसमें भी हर रोड एक दूसरी रोड के पैरेलल बनाई गई थी और इस वे में बनाई गई थी कि हमारे पास डैम नहीं था मोहनजोदाड़ो के पास में, या जो डैम था वो कभी भी टूट सकता था। तो वो जब डैम टूटे तो जब पानी आए तो वो इस तरीके से सिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि उसकी सिटी की बिल्डिंग्स को कोई भी नुकसान नहीं हो। तो ये सब चीज़ें क्या थी? ये सब चीज़ें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ध्यान में रख के कंस्ट्रक्ट करी गई थी। तो वो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी ना, उन कैलकुलेशंस को अच्छे से स्टडी करने वाला जो पहला बंदा था वो था मैथमेटिशियन थेल्स। उसने उन कैलकुलेशंस को, उन रेशियोज को अच्छे से स्टडी किया और एक जगह लिख लिया। अब यूक्लिड ने क्या किया? क्यों हम इसको यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं और ना कि थेल्स ज्योमेट्री? क्योंकि जो रिसर्च करी थी वो तो थेल्स ने करी थी, जो पढ़ाई करी थी, जो एक कॉपी में उतारी थी वो सारी कैलकुलेशन, वो तो थेल्स ने करी थी। लेकिन यहाँ पे यूक्लिड ने क्या किया? यूक्लिड ने उन सभी कैलकुलेशन को कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग चैप्टर्स बना दिए उन कैलकुलेशंस के, और उन चैप्टर्स की पे एक बुक रिलीज कर दी जिसका नाम यूक्लिड्स ज्योमेट्री पड़ गया। और उसी बुक के इंट्रोडक्शन को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी उस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये आइडिया आया यूक्लिड्स ज्योमेट्री का, और ज्योमेट्री कैसे बनी है, वो ही है यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। और यही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये थी हिस्ट्री कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये बनी कहाँ से। आगे चलते हैं हमारे वीडियो में। इस चीज़ को समझने के लिए जो यूक्लिड ने सबसे पहला काम किया, वो उसने क्या काम किया? सॉलिड्स, सरफेसेस, लाइन्स और पॉइंट्स, इनको कैटेगराइज कर दिया। यानी इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें बता दिया, लिख कर बता दिया एक डेफिनेशन के फॉर्म में। इन सभी के बीच में डिफरेंस है ये तो पहले भी पता था,
लेकिन क्या डिफरेंस है, किसको क्या कहा जाएगा और किस चीज़ में क्या ऐड करने पर हमें कौन सी चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल पॉइंट में हमें क्या ऐड करें तो हमें लाइन मिल जाए, या सरफेस में क्या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें लाइन मिल जाए, ये सब चीज़ें पता नहीं थी। तो इन सबको कैटेगराइज करने वाला था कौन था, यूक्लिड था। तो इन सब चारों ही चीज़ों को उसने कैसे कैटेगराइज किया, कैसे डिफर किया, उसने इस्तेमाल किया डायमेंशन वर्ड को, DIMENSION, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, जो हम पढ़ते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब क्या है, एक फिगर की डायमेंशन है। तो ये हमारे पास 4 फिगर्स है, पॉइंट भी एक फिगर है, लाइन भी एक फिगर है, सरफेस भी एक फिगर है और सॉलिड भी एक फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर। इन सभी फिगर्स में डायमेंशन का फर्क है, यानी बीच में मतलब हर 2 फिगर के बीच में एक सिंगल डायमेंशन का फर्क है। अगर हम सॉलिड से सरफेस की तरफ जाएंगे तो हमें एक डायमेंशन कम करना होगा जो कि हाइट होगा, यानी सॉलिड का जो डायमेंशन है वो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर इसमें से हाइट हटा दें और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ बचे हमारे पास, तो हमें मिलेगा एक सरफेस। अब सरफेस से लाइन पर जाएंगे तो हमारे पास एक और डायमेंशन अगर हम कम कर दें जो कि ब्रेथ होगी, उसको हटाने पर हमें लाइन मिलेगी जिसकी सिर्फ लेंथ होती है हमारे पास। और लाइन से पॉइंट पर जाने के लिए एक और डायमेंशन कम कर दें, यानी अगर हम लेंथ को भी हटा दें तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जो कि डायमेंशन लेस होता है। सिमिलरली अगर हम पॉइंट से सॉलिड की तरफ जाएं तो हमें एक एक डायमेंशन ऐड करना है। पॉइंट इज डायमेंशन लेस, उसमें लेंथ ऐड कर दी तो लाइन बन गई, लाइन में ब्रेथ ऐड कर दी तो लेंथ इंटू ब्रेथ सरफेस बन गया, और सरफेस में हाइट ऐड कर दी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमें सॉलिड मिल गया। तो ये उसने कैटेगराइज कर दिया। ये तो हमने सिंपल भाषा में पढ़ लिया। जो उसने लिखा है उसको पढ़ते हैं। उसने ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स में लिख दी है और ये पॉइंट्स कहलाते हैं यूक्लिड्स डेफिनेशन। जो हमने सेशन की स्टार्टिंग में कहा था कि हम आज के सेशन में यूक्लिड्स डेफिनेशन और यूक्लिड्स एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक यूक्लिड्स डेफिनेशन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल भाषा में हमने अभी समझ लिया कि क्या है यूक्लिड्स डेफिनेशन। उसने जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेज अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। नो पार्ट मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता है पॉइंट का, वही हमने पढ़ा अभी। अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। सेकंड, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी एक ऐसी लेंथ जिसकी ब्रेथ नहीं है। वही हमने पढ़ा कि पॉइंट में लेंथ ऐड कर देंगे तो लाइन मिल जाएगी, क्योंकि लाइन में सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होता। और सरफेस से ब्रेथ हटा देंगे तो भी हमें लाइन मिल जाएगी, क्योंकि हमने ब्रेथ को माइनस कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ में से। थर्ड क्या कहता है, दी एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। किसी भी लाइन के जो एंड्स है वो हमेशा पॉइंट होंगे, और यही हम कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं। हम कभी भी हमें लाइन कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो हम 2 पॉइंट्स को बनाते हैं और फिर उनको ज्वाइंट करते हैं, यानी एक लाइन के दोनों एंड्स क्या है, पॉइंट है। हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा है, ग्राफ पढ़ा था हमने 3rd और 4th चैप्टर में। उसमें भी हमने ग्राफ में 2 पॉइंट्स लोकेट करे और फिर उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। तो इससे हमने क्या किया, लाइन के एंड्स को पॉइंट लिया है। तो थर्ड डेफिनेशन भी हमें समझ आ गई। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है तो ये स्ट्रेट लाइन उस हर पॉइंट के साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट है, अगर ये 1 पॉइंट है, ये 3rd पॉइंट है, ये 1st पॉइंट है और ये 3rd पॉइंट है, तो जितनी लाइन 1st पॉइंट के पास होगी उतनी ही लाइन 3rd पॉइंट के पास होगी। इसको एक चॉकलेट के वे में कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 बच्चे बैठे हैं, चॉकलेट ले लिया हमने, चॉकलेट इज अ लाइन फॉर अस। तो तीनों ही बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है चॉकलेट। तीनों बच्चे क्या है, पॉइंट्स है, और चॉकलेट क्या है, लाइन है। तो यही कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन अपने हर पॉइंट के साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट के पास ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई और एक के पास कम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन आई। समझ रहे हो मेरी बात? ये टॉपिक समझ में आया पूरा, चॉकलेट और बच्चे और स्ट्रेट लाइन और पॉइंट का कैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट कहता है अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अभी हमने पढ़ा एक सरफेस की लेंथ और ब्रेथ ही होती है। लाइन में ब्रेथ ऐड करने पर हमें सरफेस मिलेगा और सॉलिड में से हाइट माइनस करने पर हमें सरफेस मिलेगा विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ। यही है फिफ्थ पॉइंट हमारा। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? दी एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। कोई भी सरफेस है उसकी जो एज है, एज क्या होती है? ये हमने एक सरफेस बनाया, एज क्या होती है इसकी? ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये एज है। तो ये एक लाइन ही है। एज क्या होती है? एक लाइन है। लाइन खींच के एक लाइन खींची, फिर इसके ज्वाइनिंग दूसरी लाइन खींची, फिर तीसरी लाइन खींची और फोर्थ लाइन खींची, तो हमारे पास सरफेस बना। मतलब नंबर ऑफ लाइंस को ज्वाइंट करके ही तो हम सरफेस बनाते हैं। तो हर सरफेस की एज क्या होगी? एक लाइन होगी। वही कह रहा है सिक्स्थ पॉइंट में। लास्ट और सेवेंथ पॉइंट हमारे पास क्या है? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस है, मान लो आपके घर के कारपेट को ले लेते हैं। आपका घर का कारपेट आपके लिविंग हॉल रूम में बिछाया हुआ है, नीचे फर्श पे डाला हुआ है। तो कभी ऐसा होगा क्या कि जो अगर आपके घर के कारपेट के नीचे 6 टाइल्स आती है, आपका घर का कारपेट आपके लिविंग रूम के 6 टाइल्स को कवर करता है। ठीक है, ये कारपेट है और ये टाइल्स है जो कारपेट के नीचे कवर हो रही है कारपेट बिछाने पर। तो ऐसा कभी होगा क्या कि आपने जो फर्स्ट टाइल है उसको ज़्यादा कारपेट का एरिया मिल गया और फोर्थ टाइल को कम कारपेट का एरिया मिला? अपन ये अज्यूम करें कि ये 6 की 6 टाइल को कंप्लीटली कवर कर लेता है आपका कारपेट। कंप्लीटली कवर करने के बाद अगर ऐसा होता है क्या कि एक टाइल को कम परसेंटेज ऑफ कारपेट मिला और एक टाइल को ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कारपेट मिला? ऐसा तो नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि हर टाइल इक्वल डायमेंशन की है। ठीक है, तो हर प्लेन सरफेस अपनी स्ट्रेट लाइन पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वही वाली बात हो गई, एक प्लेन सरफेस स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होता है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट से बनी हुई होती है तो वो पॉइंट्स पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये 7 पॉइंट्स थे। इन 7 पॉइंट को यूक्लिड्स डेफिनेशंस कहते हैं। इसका मेन जो कोर कॉन्सेप्ट था इन 7 पॉइंट का, वो हमने इस स्लाइड पर पढ़ा था, ये सॉलिड सरफेस लाइंस और पॉइंट्स वाले पर। इन्हीं को यूक्लिड के डेफिनेशन में, यूक्लिड की लैंग्वेज में इन 7 पॉइंट्स में लिखा जाता है। इनको वापस एक बार घर पे जाके पढ़ना या इस वीडियो को वापस से शुरू से देखना, इस पार्ट को, ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। इसकी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है ना? इसकी लैंग्वेज का ही खेल है यूक्लिड ज्योमेट्री में। लैंग्वेज भूल गए तो सब हौच पौच हो जाएगा। लैंग्वेज मस्ट इम्पॉर्टेंट यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर के लिए। आगे चलते हैं आगे हमारे पास है यूक्लिड एग्जाम्स। अब एग्जाम्स हमने पहली बार सुना है शब्द। एग्जाम्स का मतलब सिंपली अजम्पशंस होता है, अंदाजे। यूक्लिड के अंदाजे जो पहले हमने पढ़ा, उसने वो डेफिनेशंस दी, उसने वो चीज़ रिसर्च करी और कहा कि हाँ ऐसा ही होता है। और अब जो आगे पढ़ेंगे वो उसने कहा है कि ऐसा अगर जो डेफिनेशंस है उनको माने तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो क्या कहा है उसने अपने एग्जाम्स में, वो पढ़ते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है कि अगर 2 चीजें हैं वो किसी एक तीसरी चीज के बराबर है तो वो 2 चीजें आपस में भी बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सर्कल लूं, अगर मैंने एक सर्कल लिया ये, और 2 दूसरे सर्कल लिए, दिस वन ब्लू और ग्रीन। अब मैंने कह दिया कि रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल बराबर हैं और रेड सर्कल और ब्लू सर्कल भी बराबर हैं। तो ये तो ये सेम बात हो गई ना कि ग्रीन सर्कल और ब्लू सर्कल भी बराबर हैं। तो व्हेन 2 things are equal to same third thing,
then these two things are also equal to one another. यही चीज है फर्स्ट एग्जाम में, things which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing are equal to one another, are equal to one another. ये इन सर्कल्स में था, ग्रीन और ब्लू सर्कल दोनों ही रेड सर्कल के बराबर हैं, तो ग्रीन और ब्लू सर्कल एक दूसरे के बराबर भी होंगे। आई बात समझ में? क्लियर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अब इसमें हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 सेंटीमीटर की लाइन ली फॉर एग्जाम्पल, और मैंने 2 दूसरी लाइन्स ली, ये 3 सेंटीमीटर की और ये भी 3 सेंटीमीटर की। अब अगर मैंने ग्रीन लाइन प्लस ब्लू लाइन किया, अगर मैंने परफॉर्म किया ग्रीन लाइन प्लस ब्लू लाइन यानी 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो मुझे 5 सेंटीमीटर मिला इसका आंसर। और अगर मैंने ग्रीन लाइन प्लस पर्पल लाइन किया तो भी मुझे 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मिला। तो ये और ये बराबर हुए ना, यानी अगर सेम थिंग्स इक्वल, ये ब्लू लाइन और पर्पल लाइन इक्वल थी, इन दोनों को ही एक कॉमन थर्ड लाइन से ऐड किया तो जो रिजल्टेंट था वो भी इक्वल ही होगा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल। यही हमारा सेकेंड एग्जाम। थर्ड एग्जाम क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक ग्रीन लाइन ली है जो कि 2 सेंटीमीटर की है, एक ब्लू लाइन ली है जो कि 3 सेंटीमीटर की, और एक पर्पल लाइन ली है जो कि 3 सेंटीमीटर की है, तो ब्लू लाइन और पर्पल लाइन बराबर है। अब मैंने ग्रीन लाइन माइनस मतलब ब्लू लाइन माइनस ग्रीन लाइन किया तो 3 - 2 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, और पर्पल लाइन माइनस ग्रीन लाइन किया तो यहाँ पर भी 3 - 2 1 सेंटीमीटर, तो दोनों के जो रिमाइंडर्स है वो भी तो बराबर है, बराबर है ना। दो सेम क्वांटिटीज को एक थर्ड सेम क्वांटिटी से सब्सट्रैक्ट करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो भी सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो यही हमारा थर्ड पॉस्टुलेट। ठीक है, दे आर गोइंग गुड। हमने 3 पॉस्टुलेट कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से, हमको याद हो गए हैं बहुत ही तीनों ही पॉस्टुलेट अच्छे से। फोर्थ पॉस्टुलेट पे चलते हैं। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है कि जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक 1 रुपी कॉइन लिया और एक और 1 रुपी कॉइन लिया, ये दोनों ही 1 रुपी कॉइन है, तो इनको एक दूसरे पर रखेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, कोइंसाइड कर लेंगे। मतलब अगर 1 रुपी को सामने से देखें तो पीछे 2 कॉइन है ऐसा पता नहीं चलता ना, जब तक साइड में से नहीं देखें या दोनों को ऐसे अलग करके नहीं चेक करें कि 2 कॉइन है कि एक ही कॉइन है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो अगर ऐसी 2 चीजें जो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, या ऐसी 2 लाइंस जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले, ऐसी 2 चीजें जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले, वो दोनों चीजें बराबर होंगी तभी कोइंसाइड कर रही है। यही हमारा फोर्थ पॉस्टुलेट है। फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अब यहाँ पर एक चीज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ केक हियर, ब्लूबेरी केक पर्पल कलर का। इस केक को हमने कट किया 3 पीसेस में, और वो तीनों पीस 3 बच्चों में बांट दिए। तो ये जो एक पीस होगा वो पीस बड़ा होगा या पूरा केक बड़ा होगा? ऑब्वियसली केक बड़ा होगा, पीस तो छोटा सा केक का पार्ट है पीस तो यही कह रहे हैं कि पीस इज ऑलवेज स्मॉलर देन होल। यानी पीस क्या है, पार्ट है, और केक क्या है, होल है। तो पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन होल एंड होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट ऑब्वियसली। सिक्स्थ एग्जाम क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वही बात हो गई, 2 लाइन लिए 3 सेंटीमीटर की और
इन दोनों को ही डबल कर दिया तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी तो एक दूसरे के बराबर ही होंगे। अगर राम को 2 चॉकलेट दी और श्याम को भी 2 चॉकलेट दी, फिर इन दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों के पास ही तो 4 चॉकलेट होगी ना। ऐसा थोड़ी कि राम के पास 2 का डबल करने पे 6 चॉकलेट आ जाएगी और श्याम के पास 2 का डबल करने पर 8 चॉकलेट आ जाएगी। नहीं, डबल ऑफ इक्वल्स इज ऑलवेज सेम। तो ये हमारा 6th एग्जाम कह रहा है। और हमारा जो 7th एग्जाम है, जो कि लास्ट एग्जाम है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वही बात हो गई, अगर राम को 2 चॉकलेट दी है और श्याम को भी 2 चॉकलेट दी है और फिर दोनों से ही कहा कि अपनी अपनी चॉकलेट्स, जितनी चॉकलेट्स आपको मिली है उसका हाफ कर दो, तो 2 का हाफ 1 होगा। तो दोनों के पास ही 2 है तो दोनों का ही हाफ करने पर 1 ही आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि राम के पास जो चॉकलेट है उसका हाफ करने पर 3 आएगा और श्याम के पास जो चॉकलेट है उसका हाफ करने पर 1 आएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इक्वल बांटी और फिर दोनों को ही बोला है कि हाफ करो तो इक्वल ही होगा बाद में भी। तो यही थे हमारे 7 एग्जाम्स यूक्लिड के और 7 डेफिनेशंस यूक्लिड की। इस चैप्टर में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। अगर आपको आज का सेशन, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सीबीसी गुरु ई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाले सभी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह से हम इंटरेस्टिंग वे में हमारा 9th क्लास का कोर्स कंप्लीट कर लें लॉकडाउन के अंदर, स्कूल खुलने से पहले, ताकि जब एग्जाम्स आए तो आप सभी एग्जाम्स में टॉप करें। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुए पहले के चैप्टर्स की वीडियोस देखकर उन चैप्टर्स को भी डिटेल में पढ़ना है तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छे से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।